स्ट्रक्चर ऑफ WTO। ठीक है। WTO को बनाया गया कैसे, तो वो तो पीछे इतिहास की बात थी, वो तो डिस्कस हो गया सारा। स्ट्रक्चर क्या है WTO का, वो देखते हैं जरा, लिखें। WTO activities are supported by a secretariat located in, इसको हाईलाइटेड रखना है, जेनेवा। WTO की एक्टिविटीज़ जहाँ से सपोर्ट की जा रही हैं, जहाँ से होती है, वो एक सेक्रेटेरिएट है, ठीक है, सचिवालय, यानी ऑफिस इसका, और जेनेवा में है, जेनेवा, इन लोकेटेड इन जेनेवा। और किसके द्वारा ये किया जा रहा है, बाय डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर जनरल। आगे, इट हैज़, फिर इसमें हाईलाइटेड वर्ड है, 3-tier सिस्टम ऑफ डिसीजन मेकिंग। स्ट्रक्चर ऑफ WTO है ना, जेनेवा में सेक्रेटेरिएट है, जो कंट्रोल करता है, जो चला रहा है, डायरेक्टर जनरल। इसमें 3-tier सिस्टम है, 3-tier सिस्टम 12th में पढ़ा होगा, 3-tier सिस्टम के बारे में। किसी भी मैनेजमेंट के अपने 3 लेयर होते हैं, टॉप लेयर होता है, मिडिल लेयर और लोअर लेयर। तो ये टॉप जो है मिडिल को काम दे रहा है, और मिडिल लोअर को कंट्रोल करता है। तो 3-tier सिस्टम हमें WTO में देखने को मिल जाता है। इसकी अगली बात, WTO accounts for almost 95% of world trades। WTO के पास इंटरनेशनल ट्रेड का 95% रिकॉर्ड रखा हुआ है, यानी ज़्यादातर सारे इसी के पास हैं। एंड करेंटली हैविंग, और अभी के रूप में देखा जाए तो 164 मेंबर कंट्रीज़ हैं WTO के पास। ठीक है, तो WTO जो ग्रुप बना हुआ है, इसमें 164 कंट्रीज़ हैं। इसमें लिख लेंगे 164 जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, इनमें से 117 कंट्रीज़ जो हैं वो है आर डेवलपिंग कंट्रीज़। तो यहाँ अच्छी बात तो यही है कि ये अंडर डेवलप कंट्रीज़ को अपना मेंबर बना के बैठा है, ताकि उन्हें डेवलप करेगा, उनकी देख रेख करेगा, है ना, उनका शोषण ना हो इसका ध्यान रखेगा। चलो आगे बढ़ें।
ये तो स्ट्रक्चर की बात हो गई। आगे बढ़ते हैं। इसी में अगली बात है गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ WTO। गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ WTO। गाइडिंग प्रिंसिपल्स मतलब अगर एक WTO रन हो रहा है, चल रहा है, WTO चला रहा है, तो ये क्या गाइडेंस दे रहा है? गाइडेंस मतलब दिशा निर्देश। तो WTO क्या क्या बता रहा है? तो एक तो बता रहा है मोस्ट फेवर्ड नेशन, MFN। WTO MFN के बारे में बताता है। तो MFN क्या बोलता है? MFN कहता है ट्रीटिंग अदर पीपल इक्वली। ये तो बात पुरानी है। नया में अब क्या है? नया में दूसरा पॉइंट है। नेशनल ट्रीटमेंट। नए में ये वाली बात है। ये भी पढ़ते वक्त ऐसा लगेगा कि MFN की बात कर रहे हैं हम। ट्रीटिंग फॉरनर्स एंड लोकल्स इक्वली। ठीक। अब यहाँ पे ऊपर क्या था? ट्रीटिंग अदर पीपल इक्वली, MFN में। और नेशनल ट्रीटमेंट में है कि फॉरनर्स को भी बराबर का ही दर्जा दो। ठीक है। लाइक हमारे देश में अपना कोई गुड्स है, वही गुड्स विदेशी भी बाहर से लाके हमें बेच रहा है, तो हमें दोनों को एक बराबर का ट्रीटमेंट देना है। मतलब हमारा अपना डोमेस्टिक प्रोडक्ट और फॉरेन प्रोडक्ट दोनों को तवज्जो बराबर की ही देनी है, भेदभाव नहीं करना कि ये विदेशी है इसको हमें नहीं रखना या हमें इस पे ध्यान नहीं देना। ऐसा कुछ नहीं, दोनों, क्योंकि दोनों का काम बराबर है तो दोनों की अपनी अहमियत भी बराबर होनी चाहिए। क्लियर है? और अब इसको एक ऐसे समझ लेते हैं कि ये इंडिया है। इंडिया में एक तो अपना प्रोडक्ट है, एक ये इंडियन प्रोडक्ट है, इसको तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं। एक बाहर का भी प्रोडक्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इसे तो इंपोर्ट करा है, इसे करा है इंपोर्ट, और ये जो है ब्लैक वाला ये भारत में प्रोड्यूस किया है। तो दोनों को भेदभाव की नज़रों से देखना है क्या? नहीं, दोनों को बराबर नज़रों से देखना है। इस्तेमाल करना है तो दोनों को बराबर ही इस्तेमाल करना है। बराबर का मतलब जिसकी ज़रूरत है उसको इस्तेमाल करना है। ये नहीं कि ज़रूरत तो फॉरेनर प्रोडक्ट की है, फॉरेन प्रोडक्ट की है, लेकिन हम फिर भी ज़बरदस्ती स्वदेशी के चक्कर में अपना देसी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। डन। अगला बात इसी में ही लिखना है। दिस प्रिंसिपल ऑफ नेशनल ट्रीटमेंट is also found in all three main WTO agreements।
ये 3 मेन WTO एग्रीमेंट्स को हाईलाइट कर लेना है। 3 मेन WTO एग्रीमेंट्स। जो नेशनल ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं हम, इस प्रिंसिपल के बारे में WTO के 3 और भी एग्रीमेंट्स हैं, उनमें भी ये वाली बात बताई गई है। तो वो 3 एग्रीमेंट्स कौन कौन से हैं लिख लेते हैं। तो पहला उसमें है आर्टिकल 3 ऑफ गेट, दूसरा है आर्टिकल 17 ऑफ GATS, ये एक अलग नाम हो गया। और तीसरा है आर्टिकल 3 ऑफ TRIPS, ट्रिप्स। आर्टिकल 3 ऑफ गेट, आर्टिकल 17 ऑफ गेट्स और आर्टिकल 3 ऑफ ट्रिप्स। तो इन 3 एग्रीमेंट्स में भी नेशनल ट्रीटमेंट की बात बताई गई है। ठीक है, तो बढ़ते हैं ज़रा, थोड़ा सा आगे और बढ़ जाते हैं इसमें। तो ये गेट के बारे में अगर हम बात करें तो गेट के बारे में पढ़ चुके हैं हम। गेट में तो गुड्स के बारे में बताई गया। जब गेट की अपनी बातचीत चल रही थी तब भी ये बात आई थी कि विदेशी भेदभाव मत दिखाओ। क्लियर? विदेशों के साथ भेदभाव मत करो, विदेशी प्रोडक्ट के साथ, विदेशियों के साथ मत भेदभाव करो। तो गेट के अपने आर्टिकल में भी था। फिर आता है गेट्स। अब गेट्स के बारे में इसमें क्या बताया गया होगा, गेट्स में क्या रहा होगा, इंपॉर्टेंट क्या रहा होगा गेट्स में? ये तो ट्रेड था, है ना? और ये एस है, सबको तो सेम ही है। ये सर्विस है, ठीक है ना? तो फुल फॉर्म ही लिख लेते हैं, चलो इसका। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। पॉइंट क्लियर? ठीक। तो सर्विस में भी यही बात आई कि विदेशी सर्विस को भेदभाव नहीं देना। अगर ठीक है, सेम सर्विस फॉरेन में भी है, सेम सर्विस भारत में भी है, भारत मतलब अपनी कंट्री में भी है, और दूसरे देश की कंट्री के सर्विस को तुम इंपोर्ट कर रहे हो तो उसको भी बराबर का दर्जा दो। फिर आते हैं ट्रिप्स पर। ट्रिप्स क्या था, तो इसको लिखेंगे, ये एक एग्रीमेंट था, है ना? एग्रीमेंट ऑन, लिखें, ट्रेड रिलेटेड aspects of इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है वो तो पीछे बता दिया था। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है वो पीछे बता चुका हूँ, इंटेंजिबल एसेट्स। तो उनके लिए भी सेम नेशनल ट्रीटमेंट वाली बात बोली गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है? ठीक है, तो अब आगे बढ़ जाते हैं फिर। दो पॉइंट्स कवर हो गए ना? पहला पॉइंट मोस्ट फेवर नेशन, और दूसरा पॉइंट
नेशनल ट्रीटमेंट। हो गए गाइडेंस में, दो तो पॉइंट हो गए। WTO दो बातें बता रहा था, MFN के बारे में बोला WTO ने, और नेशनल ट्रीटमेंट के बारे में बोला। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड पॉइंट में WTO क्या बोल रहा है? तो WTO कह रहा है फ्री ट्रेड। अब फ्री ट्रेड का मतलब तो अब तक तो पहचान ही चुके हो, फ्री ट्रेड का मतलब क्या है। अब तक तो पता चल ही गया है। हाँ, लिखें तो WTO allows progressive liberalization। तो WTO ने अलाउ किया कि प्रोग्रेसिव फॉर्म पे लिबरलाइजेशन करो। लिबरलाइजेशन क्या होता है? बंदिशों को छोड़ना, है ना, बंदिशों को कम करना, थोड़ा आज़ादी देना। तो प्रोग्रेसिव यानी कि धीरे 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 लिबरल बनते जाओ। ठीक है, नहीं नहीं, कैपिटलिस्ट नहीं, आत्मनिर्भर बनाना, प्रोग्रेसिव लिबरलाइजेशन, है ना। इसका मीनिंग लिख लो, धीरे धीरे जो बैरियर्स हैं उन्हें ख़त्म करते चले गए। ठीक है, धीरे धीरे बैरियर्स को हटाना या ख़त्म करना। क्लियर? तो ये तो इसके बाद हमारे WTO ने तीसरा गाइडेंस दे दिया अपना। उसके बाद जो चौथा गाइडेंस दिया वो था प्रेडिक्टेबिलिटी। प्रेडिक्टेबिलिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी का मतलब अनुमान लगाना। लिखें, इन WTO when countries agree to open their markets for goods or services, they, इसको हाईलाइटेड लिख लेते हैं, दे bind their commitments। Countries should make trade rules as clear as possible। चलो, तो इसमें क्या बताया गया? इसमें कहा गया कि WTO में when countries agree to open their market for goods and services, वो कंट्रियां जो WTO की मेंबर हैं वो अपने मार्केट के दरवाजे ओपन करती हैं ताकि गुड्स एंड सर्विसेज आए जाए। तो ऐसे में वो सारी कंट्रीज बाइंड हो जाती, बंध हो जाती हैं अपनी कमिटमेंट्स के साथ। जो उन्होंने कमिटमेंट ली है उसमें बंध जाती हैं। कंट्री शुड मेक ट्रेड, तो ऐसे में कंट्री
ये WTO का अपना कहना है कि कंट्रियों को अपना ट्रेड क्या करना है, निभाना तो है, शुड मेक ट्रेड रूल्स एज क्लियर एज पॉसिबल। अपने ट्रेड रूल्स जितने ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, क्लियर का मतलब क्या है, ट्रांसपेरेंट होना है, जितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट कर सकते हो उतना ज़्यादा करोगे, जितना पॉसिबल है ट्रांसपेरेंट करना उतना ज़्यादा पॉसिबल ट्रांसपेरेंट करते चलोगे। क्लियर हो गया। अगले पॉइंट पर आते हैं, पांचवा गाइडेंस। लिखो, प्रोमोटिंग फेयर कंपटीशन। अब ये तो बात एकदम साफ साफ जाहिर है नाम से ही, क्योंकि कंट्रीज है, मार्केट है, ट्रेड है, सब कुछ है, तो कंपटीशन तो रहेगा ही। तो WTO फेयर कंपटीशन को प्रमोट करता है, धोखेबाजी यहाँ पर ना हो, फ्रॉड ना हो, इसका ध्यान रखता है। WTO promotes fair competition in agriculture, intellectual property, सर्विसेज एटसेट्रा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बस तो फिर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट गाइडेंस, encouraging development and इकोनॉमिक रिफॉर्म, है ना। WTO पूरी तरह से इनकरेज करता है कंट्रियों को कि डेवलप करो अपने आप को, इकोनॉमिक रिफॉर्म करो अपने अंदर। अब इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या हो तो पता ही है, LPG, ठीक है, लिखना है इसमें। डेवलप्ड कंट्रीज have started to allow duty free and quota free imports। ये वही वाली बात आई जो यूनिलेटरल टैरिफ में देखा था। यूनिलेटरल एग्रीमेंट में क्या था, एक तरफा डेवलपिंग कंट्री को कहता है कि हमें इंपोर्ट करो, हम खरीदेंगे तो, ताकि तुम्हारे पास इनकम जनरेट हो और तुम डेवलप हो जाओ, है ना। इंपोर्ट फॉर ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स फ्रॉम लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। तो ये तो पुरानी बात है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये करना है तो डेवलप कंट्री कर रही है, किसके कहने पे कर रही है, WTO के कहने पर। क्लियर है? चलो, तो 6 पॉइंट्स थे, 6 पॉइंट्स कवर हो गए। 2 पॉइंट हमने मतलब मोटा मोटी WTO के बारे में 2 बातें देखी, एक तो स्ट्रक्चर देख लिया और उसके बाद गाइडेंस देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे अगला जो टॉपिक है वो है WTO एग्रीमेंट्स। तो WTO में कैसे कैसे एग्रीमेंट्स आते हैं वो देख लेते हैं ज़रा।
देखो पहला एग्रीमेंट, एग्रीमेंट ऑन, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। दूसरा एग्रीमेंट ऑन एप्लीकेशन ऑफ SPS मेजर्स। थर्ड एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल्स एंड क्लॉथिंग replaced the multi fiber agreement, मल्टी फाइबर एग्रीमेंट, इसको MFA कहोगे ना, सिंस 1974। और लिख लेते हैं एग्रीमेंट ऑन TBT, TBT टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड। ठीक है, पढ़ा था ना पीछे टेक्निकल, नहीं याद आ रहा? हाँ, इसके बाद एग्रीमेंट ऑन ट्रिम, TRIMS, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट इन, गलत सा लग रहा है मुझे, हाँ, इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ये बहुत सारे एग्रीमेंट चलते जा रहे हैं ना, अब ध्यान दोगे तो ये सारे वही है जो पीछे हम बाकी सारी थ्योरीज में पढ़ते हुए आ गए। तो WTO ने सब कवर कर दिया। अगला एग्रीमेंट रिलेटिंग एंटी डंपिंग। ठीक है, एंटी डंपिंग भी बताया था, दूसरे देश का अपना बेकार सामान यहाँ आ जाए। कस्टम वैल्यूएशन एग्रीमेंट्स, आगे बढ़ते हैं। एग्रीमेंट्स रिलेटिंग टू प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन, PSI, प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन। शिपमेंट से पहले इंस्पेक्शन का भी एग्रीमेंट WTO बोलता है कि करोगे। देन एग्रीमेंट्स ऑन रूल्स ऑफ ओरिजिन, ये भी पीछे पढ़ा था ना, गुड्स कहाँ तैयार किए जा रहे हैं इसका भी ओरिजिन रहेगा, है इसका मेंशन रहेगा कि इसका ओरिजिन कहाँ है। फिर बिल्कुल, इसके बाद एग्रीमेंट्स ऑन
इंपोर्ट लाइसेंसिंग प्रोसीजर्स, ये भी पढ़ चुके हैं पीछे। तो कुल मिला के देखा जाए तो हमने क्या करा, सारे वो जो पीछे पॉइंट पड़े थे वो सारे पॉइंट इसने कवर कर लिए हैं। सारे पॉइंट कवर करता चला जा रहा है ये। लिखो आगे इसी में, एग्रीमेंट्स ऑन सब्सिडीज एंड काउंटर वेलिंग मेजर्स, ये भी पढ़ा था पीछे एक्सपोर्ट सब्सिडीज के बारे में। फिर गेट्स, चलो ये तो अभी अभी थोड़ी देर पहले देखा। एंड ट्रिप्स, कोई प्रॉब्लम नहीं। गेट्स एंड ट्रिप्स ये हमारे 3 इम्पोर्टेंट जो है एग्रीमेंट है, आर्टिकल्स भी हैं इनके। फिर ट्रेड पॉलिसी पी को बड़ा बनाते हैं, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म, ठीक है, TPRM। और बार बार मैं कह रहा हूँ एब्रीवेशंस यहाँ पर काफ़ी सारी हैं, उन्हें अपना कवर करके चलना है। फिर है प्यूरिलेटरल एग्रीमेंट। हाँ, अब ये एक ऐसा नाम आया जो अभी तक के लिए नया है, नहीं पर सुना ये इसका नाम। तो प्यूरिलेटरल एग्रीमेंट, चलो इसके बारे में लिख लेता हूँ। It involves several countries with common interest but do not involve all WTO countries, ठीक है। प्लूरिलेटरल एग्रीमेंट ये प्लूरल वर्ड से बना है, ये एक से ज़्यादा देशों का आपस में एग्रीमेंट है ना। तो इसमें कुछ सेवरल कंट्रीज तो आ जाती हैं जिनका अपना कुछ कॉमन इंटरेस्ट होता है, वो लोग आपस में मिलकर एग्रीमेंट कर ले, लेकिन सारे WTO कंट्रीज 164 कंट्रीज हैं वो सारे आ जाएं ऐसा नहीं होगा इसमें। कुछ जिनका अपना कॉमन इंटरेस्ट है वो आ जाएंगे इसमें, ठीक है ना। अब चैप्टर के ऑलमोस्ट हाँ लास्ट तक पहुंच चुके हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं फिर ये यूनिट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे दोहा राउंड। अब दोहा राउंड एक और राउंड आ गया। अभी हमने उरुगे राउंड देखा था, उरुगे राउंड में हमने देखा कि वहां पर सब कुछ तो डिसाइड हो गया, WTO बन के तैयार हो गया, WTO ने हमारे लिए सबके एग्रीमेंट्स भी तैयार कर दिए। तो ऐसा अब कौन आ गया ये, अब क्यों इसके आने की क्या वजह रही है। तो दोहा राउंड जो कि 9th राउंड था, उरुगे के बाद का राउंड है ये 9th राउंड में। तो इसके बारे में लिखेंगे कहाँ बना ये बना कतर में। अब फिर इसको हाईलाइट करना था, मैं भूल गया।
कतर और कब हुआ? इन नवंबर 2001। नवंबर 2001। पहली बात तो क्लियर हो गई। दूसरी बात क्या बोला इसने? ये बोलता है टॉक्स अबाउट नेगोशिएशंस इंक्लूडिंग 20 एरियाज ऑफ ट्रेड। ट्रेड के 20 अलग अलग जो एरिया बन जाते होंगे, है ना, 20 एरिया बनते हैं, उनके बारे में बात करता है नेगोशिएशन को लेकर। ट्रेड में बहुत सारे काम हैं, उन बहुत सारे काम में 20 कामों के बारे में बात करता है। थर्ड पॉइंट, मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक। इसमें दोहा राउंड में सबसे ज़्यादा जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक था, कंट्रोवर्शियल का मतलब बहस का मुद्दा जो बन गया, वो था वाज एग्रीकल्चर ट्रेड। ठीक है, मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा ये एग्रीकल्चरल ट्रेड। क्यों रहा? क्योंकि भाई एग्रीकल्चर ऐसा है कि सबको अपने पेट प्यारा है ना। तो बार बार फिर वही जो पीछे बात आई थी कि फ्री ट्रेड, तो वहाँ पर अटक गया होगा मामला, फिर यहाँ पर आके फिर ये झगड़ा तो नहीं, कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो गई इसको लेकर। एक तो ये दोहा राउंड हो गया कंप्लीट। इसी तरह से एक राउंड और था, दोहा की तरह ही एक और था, हाँ, जिसके बारे में अभी हाल फिलहाल में सुना पड़ा, काफ़ी चीज़ें हुई थी। हाँ, G20, पिछले साल की ही बात है। G20 लिखें इसके बारे में। G20 का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ 20। G20 मतलब ग्रुप ऑफ 20 और 20 मतलब कंट्रीज। इज द प्रीमियर फोरम। तो G20 क्या है? प्रीमियर फोरम है, मतलब एक स्टेज है ना, प्लेटफॉर्म। यहाँ 20 कंट्रियां आके बैठती हैं और मिलती है और अपने डिस्प्यूट्स तो नहीं, अपने जो भी बातचीत है अपनी रखती है वहाँ। प्रीमियम फोरम फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, इंडिया होल्ड्स द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 फ्रॉम 1 दिसंबर 2022 टू 30 नवंबर 2022। तो हर कंट्री, मतलब इस G20 में जो 20 कंट्रियां हैं, हर कंट्री हर साल प्रेसिडेंसी लेती है, मतलब कि G20 करवाने का बीड़ा उठाती है। तो इंडिया को
1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023, ये 1 साल पूरा दिया गया और इंडिया ने इसमें अपना काम दिखाया भी। G20 की समिट करी भी, है ना, सम्मेलन किया। खैर काफ़ी उस पर बातचीत रही भी। इसी के लिए एक लाइन लिख लें इसमें, G20 was founded in 1999 after the Asian फाइनेंशियल क्राइसिस। ठीक है, तो G20 1999 में फाउंड हुआ क्योंकि तब जो है एक फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिला था, पूरे एशिया में फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिले थे। since since beginning of, अब कोविड-19 आया था ना, तो कोविड-19 के बिगिनिंग के बाद से जब हुआ था कोविड-19, उसके बाद से ट्रेड रिलेटेड मेजर्स वर implemented by G20 and 61% measures were trade facilitating। तो जब कोविड-19 आया था तब पूरे G20 की बात थी ये, तो G20 ने 61% ट्रेड फैसिलिटेटिंग करी। ट्रेड फैसिलिटेटिंग का मतलब ट्रेड फ्री या लिबरलाइजेशन, काफ़ी हद तक जो है लिबरल कर दिया। लेकिन बात आती है कि बाकी 39% का क्या किया, है ना। तो वो जो बचे हुए 39% है, 39% मेजर्स वर ट्रेड रेस्ट्रिक्टिव। ध्यान रहेगा, ये एक पॉइंट और ये दूसरा। 61% तो ट्रेड फैसिलिटेट कर दिया और 39% ट्रेड रेस्ट्रिक्टिव कर दिया। बाय अक्टूबर 2022, बाय अक्टूबर 22, 77% of export restrictions has been repealed। अक्टूबर 2022 में 77% जो एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे हैज़ बीन रिपील्ड, मतलब ख़त्म कर दिए गए। अब एक्सपोर्ट पे जो भी रेस्ट्रिक्शंस थे वो हटा दिए गए। रिपील्ड का मतलब लिख लो, क्या, ख़त्म करना। ठीक, ये
अगला पॉइंट हो गया इसी का। हाँ जी। तो यहाँ तक आते आते काफ़ी सारी चीज़ें हमने देखी G20 के बारे में। बाकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे हो गए, कवर कर लिए गए। और आपका यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। G20 थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, तो इसको 2 बार 3 बार रिवाइज करना ज़्यादा ठीक रहेगा। और इस पूरे यूनिट में छोटे छोटे एब्रीवेशंस बहुत सारे हैं और बहुत सारे छोटे छोटे हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं जिनको याद करना, फैक्चुअल पॉइंट्स हैं। बाकी आपका ये यूनिट ख़त्म।